जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में और एनालिसिस उन सब क्वेश्चंस का कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब हम बात करेंगे मेन रूल की। तो मेन रूल आपका आज हम जो बात करेंगे इस सेशन के अंदर रूल 1 और रूल 2 की बात करेंगे। उनके ऊपर जीआईडीज देखेंगे और उनके ऊपर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रूल 1 क्या है आपका? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। और रूल 2 क्या है? डेफिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि शॉर्ट टाइटल का मीनिंग क्या होता है, यानी इस रूल का नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ये इसका शॉर्ट टाइटल है या इसका नाम है। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब ये कब जो है अफेक्ट में आया था, और एप्लीकेशन में ये किन किन के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। और रूल 2 क्या है? रूल 2 है यानी किन किन चीज़ों को डिफाइन किया गया है इस रूल के लिए। इस रूल के लिए का मतलब कि जहाँ पे भी इस रूल के अंदर वो शब्द आएगा, वो वर्ड आएगा, उसका मीनिंग क्या लिया जाएगा, ये रूल 2 के अंदर बताया गया है। तो आज हम अब इसकी इन दोनों रूल्स की चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं रूल्स 1 और 2 में क्या दिया गया है। तो बता दिया मैंने शॉर्ट टाइटल क्या होता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। कमेंसमेंट एट वंस, अगर आप देखेंगे मेन रूल को देखेंगे तो मैं एक बार आपको मेन रूल दिखाना चाहूंगा, जिससे ये क्या है थोड़ा शॉर्ट करके लिखा गया है। तो मेन रूल आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। मेन रूल इस तरीके से लिखा जाता है, दीज रूल में बी कॉल्ड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। इसी को शॉर्ट टाइटल मैंने लिख दिया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1964 होगा। दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। एट वंस का मतलब जब भी नोटिफाई हुआ, क्योंकि ये नोटिफाई कब हुआ है, ये 30 नवंबर 1964 को नोटिफाई हुआ है। तो इसलिए इसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, 30 नवंबर 1964। एट वंस आ गया, इसका मतलब जिस दिन नोटिफाई हुआ उसी दिन से ये जो है इसका कमेंसमेंट हो गया, ये एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर मेन रूल में बताया गया है वो बताया गया है एप्लीकेशन के बारे में, यानी ये किस किस के ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको मैं इसका ये इसको कहते हैं सब रूल। ये आपका मेन रूल हो गया 1, और इसका सब रूल हो गया 1, और सब रूल 2, सब रूल 3, इनको सब रूल्स कहते हैं। ये भी आपको इसलिए पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको रूल पढ़ने के लिए एक हैबिट जनरेट हो जाए। क्योंकि आप ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, आपको अलग अलग रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको यानी शॉर्ट में बता दूं कि ये रूल किस तरीके से भी क्या क्या चीज़ें बताता है, आप जाके एग्जाम में मगअप करके उसको रट्टा मार के वहाँ पे कर लें और टॉप कर लें या अच्छा कर लें, और उसके बाद क्या है आप जब ऑफिस में काम करें तो आपको रूल ना समझ में आए। तो हमें इस तरीके से करना है कि हम एग्जाम में भी अच्छा करें और अपने ऑफिस में भी अच्छा करें। तो ये पर्पज़ है, इसीलिए मैं आपको जो भी रूल कराऊंगा स्टार्टिंग के अंदर एक दो रूल, उसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा भी कि रूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक रूल होता है, उसके अंदर जो बाकी उसके पार्ट्स होते हैं उसको हम सब रूल कहते हैं। तो जो ये सब रूल 1 था ये इसका टाइटल था, सब रूल 2 उसका कमेंसमेंट था कि कब से वो आया है, और सब रूल 3 में उसका अप्लीकेशन बताया गया कि वो अप्लाई कैसे होता है। तो एक बार हम मेन जो इसकी डेफिनेशन वो भी देख लेते हैं, उसके बाद जो मैंने इसका एक क्लीनर और शॉर्टर वर्जन बनाया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल्स का मतलब कि इन रूल के अंदर जैसा कि बताया गया होगा आगे उनको भी ध्यान में रखना है। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स 1961। तो इसके अंदर यानी जनरली क्या है ये भी बताया गया है कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज का कंडक्ट रूल भी है 1961 का, उसके प्रोविजन को भी ध्यान में रखते हुए दीज रूल शेल अप्लाई टू एवरी पर्सन। तो ये रूल किस पे अप्लाई होगा, ये अब यहाँ पे इन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। इसको हम अभी मैं अपने इस पार्ट के अंदर देखूंगा कि अप्लीकेबल टू, मैंने इसी चीज़ को कैसे लिख दिया यहाँ पे कि अप्लीकेबल किस पे हो रहा है ये इधर डाल दिया, और किस पे अप्लीकेबल नहीं हो रहा मैंने इसको इस कॉलम में यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। लेकिन हम पहले मेन रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस वहाँ पे टेबल में चलेंगे। तो बोला कि दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस और पोस्ट। ये रूल्स किसको अप्लाई होंगे, सिविल सर्विस और पोस्ट जो होल्ड कर रहा है उसको, यानी उस पे जो अपॉइंट हुए हैं, इंक्लूडिंग ए सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज। और डिफेंस सर्विस में अगर कोई सिविलियन है तो उस पर अप्लाई होगा,
इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन। यूनियन के अफेयर्स मतलब उसके कामकाज से के कनेक्शन में अगर किसी को अपॉइंट किया गया है सिविल सर्विस पे या पोस्ट पे, या ऐसा कोई सिविलियन जो डिफेंस सर्विस में जो है अपॉइंट किया गया है। इसका मीनिंग मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन एक बार हम पहले मेन रूल पढ़ लेते हैं। उसके बाद बताया प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब इसी को हम कहते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट का मतलब कि ये चीज तो अप्लीकेबल हो रही है, यानी ये चीज तो है, लेकिन एक कंडीशन वो बता रहे हैं कि ये कंडीशन भी ध्यान में देनी है। तो कंडीशन क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई टू। वो कह रहा है लेकिन ऐसा तो होगा, यानी कहने का मतलब कि ब्रॉडर तो टर्म ये बता दिया कि ये सिविल सर्विस या पोस्ट पे जो भी अपॉइंट हो रहा है अफेयर्स ऑफ यूनियन के रिगार्डिंग, या कोई सिविलियन है डिफेंस सर्विस में जा रहा है, तो उन पे तो अप्लाई होगा, लेकिन ये कंडीशन है। इसका मतलब है कि इन सब पे अप्लाई होगा, लेकिन इन कैटेगरी को जो है वो छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब रेलवे सर्वेंट जो है वो भी एक क्या है, सिविल सर्विस या पोस्ट को होल्ड करता है, लेकिन उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि भाई आप एक जनरल बात को हमने बताया कि ये अप्लाई ऐसे ऐसे इन इन लोगों पे होगा, लेकिन ये जो कैटेगरी के लोग हैं इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोवाइडेड दैट, इसको हम प्रोवाइजो भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ये प्रोवाइजो जो होता है एक तरीके से कुछ एक्सेप्शन बताता है या कुछ कंडीशन बताता है। तो इसमें क्या कंडीशन बताई? नथिंग इन दीज रूल शेल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ए रेलवे सर्वेंट हो एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1890। ए पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन रेलवे बोर्ड हो सब्जेक्ट टू रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल सो एंड सो, होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड, या रेलवे बोर्ड के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड कर रहा हो, या फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे में होल्ड कर रहा हो। तो इन पे उन्होंने बोल दिया कि नहीं अप्लाई होगा। और कौन किस पे अप्लाई नहीं होगा? और बताया उन्हें कि जो ऑल इंडिया सर्विस के हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा। ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट which the president has by general or special order directed that these rules shall not apply, या प्रेसिडेंट ने अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से बताया हो कि उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसके बाद एक कंडीशन वो और बता रहे हैं कि भाई इनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा भी उन्होंने ये कंडीशन बता दी कि इनके ऊपर क्या होगा। फर्दर दैट रूल्स ये यानी 4, 6, 7, 12, 14, 15 का 3, रूल 16 ऑफ 1819 शैल नॉट अप्लाई टू, ये भी अप्लाई नहीं होंगे किनके ऊपर? इनके ऊपर। तो ये रूल पढ़ के आपको थोड़ा डिफिकल्टी लग रही होगी, और इसीलिए हमने क्या किया, इसको मैंने इसको आपको बहुत ही इसको शॉर्ट करके और सिंपल तरीके से अपने रूल्स में बता दिया है। लेकिन हम एक बारी इसका मेन स्ट्रक्चर देख लें ताकि आपको पता चले कि मेन रूल कैसे बनता है। उसके बाद फिर और बता दिया कि सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइड फर्दर मतलब एक कंडीशन और बता रहे हैं कि दीज रूल शेल अप्लाई टू एनी पर्सन टेम्परेली ट्रांसफर टू, यानी इनके ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या किया, यहाँ पे प्रोवाइडेड बताया इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा, और इस पे अप्लाई होगा। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब आते हैं हम जो मेन जिसको मैं समझाऊंगा और जो एक सिंपल तरीका है। तो सिंपल तरीका क्या है, हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है, इस पे अप्लीकेबल हो रहा है, इस पे अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बाकी मेन रूल में से ही लैंग्वेज को उठा लिया गया। तो अप्लीकेबल किस पे हो रहा है? एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस और पोस्ट। तो पहले बात कर लेते हैं कि सिविल सर्विस और पोस्ट क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि सिविल सर्विस या पोस्ट होती क्या है। तो सिविल सर्विस क्या होता है? जैसे आपका सेंट्रल सिविल सर्विस है, CSS है, ये एक तरह की सर्विस है। सर्विस में होता है क्या है, बेसिकली आपके डिफाइंड होते हैं कि पर्सन इस पोस्ट पे आएगा, इसके बाद इस पे प्रमोशन होगी इतने साल बाद, इससे आगे ये बनेगा, उससे आगे ये बनेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। IAS सर्विस है, ठीक है, ये भी एक सिविल सर्विस है। इसमें क्या है, इस ग्रेड पे एंट्री होगी, उसके बाद वो यहाँ पे इतने टाइम बाद ऐसा बनेगा, नेक्स्ट टाइम बाद उतना बनेगा। IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस है। तो इस तरीके से ये जितने भी सर्विसेज हैं, एक क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सर्विसेज है, यानी इसके अंदर किस तरीके से प्रमोशन होगी, किस तरीके से उनको पेमेंट मिलेगी, कैसे कैसे उनका आगे जो है प्रमोशन होगा, ट्रेनिंग होगी, वो सब प्रॉपरली डिफाइंड है। तो ये तो सारे आपके सिविल सर्विसेज हो गए। तो सिविल सर्विसेज मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि इस तरीके से आपने सिविल सर्विसेज देखे भी होंगे। अब सिविल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सिविल पोस्ट क्या होता है? सिविल पोस्ट होल्ड करने के लिए पहले तो ज़रूरी मतलब इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि उसको गवर्नमेंट पेमेंट कर रही हो। तो गवर्नमेंट का पेमेंट करना तो है ही है कि उसको पे दे रही होगी,
उसके अलावा क्या होता है कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, अपॉइंटमेंट है और बाकी जो चीज़ें हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो। अगर स्टेट की पोस्ट होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट की, तो वो स्टेट में ऐसा होगा, स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, और यूनियन में तो यूनियन का कंट्रोल होना चाहिए। तो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक जो है जजमेंट दिखाता हूँ। तो एक सूरज प्रताप प्रसाद तिवारी वर्सेस जिला कमांडेंट होम गार्ड्स का एक जजमेंट है। जजमेंट में क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के पास एक क्वेश्चन आया या एक इशू आया रिट पिटिशन में, कि वेदर ए पर्सन सर्विंग एज कंपनी कमांडर होम गार्ड, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कंपनी कमांडर होम गार्ड में जो है होल्ड कर रहा है कंपनी कमांडर की पोस्ट को, तो क्या वो सिविल पोस्ट को होल्ड करता है। तो उसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, सारा कुछ फैक्ट जो है उसको देखते हुए, कि जो होम गार्ड था वो क्या था, एम्प्लॉयड बाय द स्टेट, स्टेट ने उसको एम्प्लॉय कर रखा था, इज अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और वो पर्सन जो था वो डायरेक्ट उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी था। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क सच एज, उसकी जो कंडीशन थी जैसे अपॉइंटमेंट की, फंक्शन की, ड्यूटीज की, पावर की, प्रिविलेजेस, जो भी चीज़ें उसको मिल रही थी वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट की और यूपी की बात है, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर उसने सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा था नहीं कर रहा था, उसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली यूनियन में भी अगर जो है, अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर्सन की क्या कर रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, वो डायरेक्ट उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होगा। अगर पर्सन उसका अपॉइंटमेंट, फंक्शन, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, जो भी चीज़ें उसको मिल रही है, उसको यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी। उसका वर्क जो है, काम क्या करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसको भी अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर रही है। उसको सस्पेंड करने की पावर, टर्मिनेट करने की पावर, रिमूव करने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इस क्वेश्चन के अंदर था, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको यूनियन के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, अगर वो कोई ड्यूटी ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट की ना जो है वहाँ पे तो नहीं कर रहा था, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की अगर किसी ऑर्डर को वो डिसोबे नहीं कर सकता हो, तो यानी अगर इस तरीके का मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो, उसके अलावा जो भी सर्विस कंडीशंस हैं वो गवर्नमेंट जो है उसके कंट्रोल में हो, उसको जो पे मिल रही है, प्रिविलेजेस मिल रही है, या जो उसका सस्पेंशन, टर्मिनेशन, ये सारी बातें अगर उस स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो एक सिविल पोस्ट को होल्ड कर रहा है। तो सिविल पोस्ट को होल्ड करने के लिए सिर्फ पेमेंट गवर्नमेंट से मिलना ही उतना जो है सफिशिएंट नहीं है, उतने में ही नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके सारे जो कंडीशंस हैं, यानी वर्क हो, फंक्शन हो, ड्यूटीज हो, इन सब को क्या है, वो कंट्रोल कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसकी अपॉइंटमेंट और फंक्शन, सर्विस कंडीशन जितनी भी है, वो उन सबको भी जो है उस यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर ये सब चीज़ें वहाँ पे जब थी, जब उसने ऑब्जर्व किया कोर्ट ने, तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो पर्सन था वो एक सिविल पोस्ट को होल्ड कर रहा था। तो सिविल पोस्ट को होल्ड करने के फायदे क्या होते हैं, ये भी अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या करता है कि अगर कोई सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा है या कोई सिविल सर्विस का कोई मेंबर है, तो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि बिना इंक्वायरी के उन पर्सनस को सर्विस से रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 311 जब हम सीसीए रूल पढ़ेंगे, तो 311 की भी चर्चा करेंगे हम, आर्टिकल 311 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आएगा कि एक जो सिविल सर्विस क्या होती है और सिविल पोस्ट क्या होती है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद कर देते हैं सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज। तो सिविलियन इन डिफेंस सर्विस का मतलब क्या है, डिफेंस सर्विस में देखिए जनरली क्या होता है, आपका आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, वहाँ के पर्सन डिफेंस में होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिविलियंस भी होते हैं। सिविलियंस का मतलब जैसे सीएसएस वाले हैं, सीएसएस वाले क्या है, हम सिविल सर्विस वाले हैं। तो सिविलियन जब हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, तो हमारे ऊपर भी ये जो कंडक्ट रूल है वो अप्लाई होगा, ये उन्होंने बताया है। तो एक तरीके से ये किनके ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है, पहले वो बोल रहे हैं कि सिविल सर्विस से अगर कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है सिविल सर्विस में, सिविल पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, या कोई सिविलियन जो डिफेंस सर्विस में गया है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। और होना क्या चाहिए, वो इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन,
और ये अफेयर्स ऑफ यूनियन के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। तो ये आपका जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 है, ये आपका यूनियन के अफेयर्स के रिगार्डिंग बात करता है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट के होल्डिंग एम्प्लॉयज की बात करता है। स्टेट के लिए अलग से कंडक्ट रूल बना होगा, जो भी पर्टिकुलर स्टेट होगा वो ये क्या करते हैं, इसी कंडक्ट रूल को उठा के थोड़ा मॉडिफाई करके अपने स्टेट के लिए ये कंडक्ट रूल बना लेते हैं। तो उनका जो है वो डिफरेंट कंडक्ट रूल होता है। तो ये यहाँ पे यूनियन के अफेयर्स के रिगार्डिंग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ये कंडक्ट रूल बनाया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी के किस पे अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा होता है उसके अंदर बोलता है कि इन पे अप्लाई नहीं होगा। तो किन पे अप्लाई नहीं होगा, ए रेलवे सर्वेंट, एक रेलवे सर्वेंट जो कि इंडियन रेलवे एक्ट के अंदर जिसको डिफाइन कर रखा है कि ये पर्सन जो होगा सॉरी ये पर्सन जो होगा वो एक रेलवे सर्वेंट होगा, ठीक है। तो तो ये उन पे अप्लाई नहीं होगा। अब ये उन पे अप्लाई नहीं होगा तो उन पे अप्लाई क्या होगा, ठीक है, तो वो भी बात कर लेते हैं। उसके बाद जो रेलवे में बोला गया था सेकंड पर्सन कौन होगा, पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड में भी अगर कोई पर्सन कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है तो उनके ऊपर भी नहीं लगेगा। एंड इज सब्जेक्ट टू द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स, और ऐसा पर्सन जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल से गवर्न हो रहा है। तो पर्सन यानी रेलवे सर्वेंट हो या ऐसा पर्सन हो जो रेलवे बोर्ड में हो और उसके ऊपर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल अप्लाई हो रहा हो, तो उनके ऊपर ये जो कंडक्ट रूल है हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 ये अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा वो क्या बोला, होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो जो रेलवे बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है या फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवेज के तहत कोई पोस्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, तो ये उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो रेलवे के रिगार्डिंग ये जो इन पर्संस को एक्सक्लूड करने का रीजन है, वो रीजन यही है कि रेलवे का क्या है, अपना एक अलग सर्विस रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है। क्योंकि रेलवेज का स्ट्रक्चर, जो रेलवेज का स्ट्रक्चर मतलब यानी वहां पे जो ऑफिसेज होते हैं उनमें जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो पोस्ट अलग अलग नाम के होते हैं, वहां पे जनरल मैनेजर भी होते हैं, रेलवे बोर्ड होता है। जबकि यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर्ड या नॉमेनक्लेचर आपके ऑफिस में नहीं होता। तो इसीलिए उनका जो अगर कंडक्ट रूल है वो भी डिफरेंट होता है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। इसी वजह से ये बोला गया है कि इन पर्सन्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि उनका ऑफिस का स्ट्रक्चर अलग है और उनका क्या है, क्योंकि अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, अलग अलग तरीके से वहां पे चीजें हैं। बाकी अगर सिम देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इस रूल का वो भी थोड़ा सिमिलर ही है, जैसे ये कंडक्ट रूल है जो जो बातें बता रखी वही चीजें इसके अंदर भी बताई हुई हैं। तो लेकिन क्योंकि हमें अगर यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं हम सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 की, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसको अब मैंने आपको बता दिया और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि वही सारी बातें उसी तरीके से जनरल चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो आपको देखने से क्या होता है, आपको आइडिया रहता है कि ये चीज मैंने देखी थी और ये चीज जो थी अलग थी, इसलिए ये अप्लीकेबल नहीं है। तो ये दिखाने का पर्पज है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ए मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस आईपीएस है, तो ये क्या सर्विस है, इनका भी जो सर्विस के अलग अलग कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, तो इसीलिए इस पे भी अप्लाई नहीं होता। तो ये ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 ऑलरेडी है और ये ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स पे अप्लाई होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसलिए इस लोग क्या बोला गया है कि इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो बाकी ये भी सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 से, लेकिन क्योंकि हमारा ये डिस्कशन का यहाँ पे टॉपिक नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बता दिया कि ये क्योंकि अलग से ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल है, इसलिए ये हमारा जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 है ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, इसके मेंबर जो होंगे उनके लिए, क्योंकि अलग आपका कंडक्ट रूल बना हुआ है तो इसलिए उन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और इसके अंदर जो सी पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं, ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रेसिडेंट हैज बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीज रूल्स शैल नॉट अप्लाई। और जो थर्ड पॉइंट बताया कि किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अगर प्रेसिडेंट ने
उन पोस्ट के लिए अलग से कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाला है और ये डायरेक्ट किया है कि इनके लिए ये जो जनरल स्पेशल ऑर्डर है वही अप्लाई होगा, ये आपका सीसीएस कंडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए उनके ऊपर भी एप्लीकेशन नहीं होगा। तो क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी यानी बता दिया कि भाई इनके लिए मैं अलग से ऑर्डर बना रहा हूं और ये स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो है इस कैटेगरी के लोगों के लिए अप्लाई होगा, तो इसलिए इनके ऊपर ये सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इनको भी अलग कर दिया, इनके ऊपर भी ये सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 अप्लाई नहीं किया गया। तो अब तक आपको समझ आया कि दो कैटेगरी तो ये हो गई कि एक जिनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, जो कि सिविल और सर्विसेज और पोस्ट होल्ड कर रहे हैं या कोई सिविलियन डिफेंस के अंदर, अगर वो यूनियन अफेयर्स के यूनियन के कामकाज के रिगार्डिंग उनको अपॉइंट किया गया है तो उन पे अप्लाई होगा। और रेलवे से रिलेटेड जो चीज़ें थी ऑल इंडिया और प्रेसिडेंट के ऑर्डर से अगर कोई किसी को एक्सक्लूड किया गया है तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा एक कैटेगरी और बताई गई है जिनके ऊपर ये अप्लाई होगा, तो वो कौन है? एनी पर्सन टेम्परेली ट्रांसफर टू ए सर्विस और पोस्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। क्लॉज ए आपका कौन सा है? ये आपका क्लॉज है, इसलिए यहाँ पे स्टार भी मार्क कर दिया। ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, ये आपका फर्स्ट प्रोवाइजो था, यानी जिनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। तो कह रहे कि अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं, कौन सा पर्सन? ये कोई सिविल सर्विस या पोस्ट होल्ड कर रहा है या सिविलियन डिफेंस सर्विस के अंदर, तो एनी पर्सन टेम्परेली ट्रांसफर टू ए सर्विस और पोस्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, यानी किसी एक पर्सन को यहां से टेम्परेली ट्रांसफर कर दिया यहां पे। अब यहां पे इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था और हमने क्या किया? टेम्परेली ट्रांसफर कर दिया अब यहां पे इसको। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके का पर्सन जिसको टेम्परेली ट्रांसफर किया जा रहा है किसी ऐसी जगह से जहां पे उसके ऊपर अप्लीकेबल था और ऐसी जगह पे जहां पे अब जाके उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने के, यानी उस कैटेगरी में चला जाता है जहां पे एप्लीकेबल नहीं है उन लोगों के ऊपर, तो क्या होगा? तो वो कह रहा है कि अगर टेम्परली ट्रांसफर हुआ है तो उन लोगों के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो these rules will also apply to any person temporarily transferred to a post, ऐसे पोस्ट में जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली ये भी बोला टू whom but for such transfer these rules would have otherwise applied, कि ऐसे पर्सन जिनके ऊपर ये अप्लाई होता, ठीक है, लेकिन उनको ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जहां पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन यही है कि उनके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है और आपने क्या है उसको टेम्परेली ट्रांसफर किया अभी ऐसी जगह पे जहां पे नहीं होता, यानी जैसे रेलवे में कर दिया। यानी एक पैसे से एग्जांपल ले लेते, कोई सीएसएस का पर्सन है, सीएसएस का सर्विस का पर्सन है, उसको क्या किया? टेम्परेरी रेलवे में भेज दिया। टेम्परेरी रेलवे में भेज दिया, कुछ टाइम के लिए गया है, वापस आएगा तो वापस उसके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल लगेगा। तो जब तक वो टेम्परेरी उस ऑर्गेनाइजेशन में गया है तो तब भी उसके ऊपर वही अप्लीकेबल होगा। तो यानी टेम्परेरी ट्रांसफर करने से जो सीसीएस कंडक्ट रूल है वो अप्लीकेबल तभी भी रहता है, चाहे वो ऐसी जगह पे चला जाए जहां पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो इसका ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है। और अब एक जो प्रोवाइजो बताया था, एक कंडीशन और बताई थी किसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा। तो रूल्स 4, 6, 7, 12, 14, 15 का 3, 16, 18 का 1, 18 का 2, 18 का 3, 19, 20 और 21 शैल नॉट अप्लाई टू। ये जो रूल्स हैं वो किनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, अब ये उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक बारी चलिए देख लेते हैं कि 4, 6, 7 ये जो रूल्स बताए गए ये कौन कौन से रूल्स हैं। यहाँ पे देखिए मैंने स्टार लगा दिया ताकि ये हमें देखने में आसानी रहे। 4 क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म। तो यहाँ पे जो ये रूल्स हैं, यानी ये जो पर्सन हैं, ये ऐसे पर्सन हैं, कौन से पर्सन है? चलो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु ड्रॉज ए पे विच डज नॉट एक्सीड 500 पर मंथ। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी तनख्वाह, जिनकी पे 500 पर महीने से क्या है? ज्यादा नहीं है, यानी 500 रुपए पर महीने के से ज्यादा उनकी तनख्वाह नहीं, 500 रुपए तक है। एंड होल्ड्स ए नॉन गजेटेड पोस्ट, और वो क्या करते हैं? नॉन गजेटेड पोस्ट को होल्ड करते हैं इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट्स ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिनको गवर्नमेंट ने क्या करती है, या तो ओन कर रही है यानी गवर्नमेंट का स्टेक है पूरी तरह से, या मैनेज कर रही है, और उसमें कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि नॉन गजेटेड है,
और 500 रुपये तक का जो है पर महीने वो तनख्वाह ले रहा है। तो ऐसे पर्सन्स पे क्या है, ये सारे रूल जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। अब उन्होंने जो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट है उनको यहाँ पे लिस्ट में भी बताया। तो वो क्या है, पोर्ट्स, डॉक्स, वॉर्फ्स, जेटीज। तो ये क्या बता रखा है, ये पोर्ट्स आपके जो जहाँ पे जहाज वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट है जिसको वो कंट्रोल करती है या ओन करती है, वहाँ पे कोई ऐसा नॉन गस्टेड पोस्ट है पे कोई पर्सन होल्ड कर रहा है जो 500 से नीचे लेता है, तो उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ये रूल जो है यानी सीसीएस कंडक्ट रूल के 4, 6, 7, 12, 14 ये सब रूल अप्लाई नहीं होंगे। सारे इनकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ रूल जो है वो अप्लाई होंगे, वो भी बता रखा है इसमें, क्योंकि आपका सारा नहीं है। उसके बाद जो बताया कि कौन सा इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, अगर डिफेंस इंस्टॉलेशन का कोई इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे भी इस तरीके का कोई पर्सन है, तो उन पे भी अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट। यानी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है ऐसा पर्सन, तो उनके ऊपर तो अप्लाई होगा। पब्लिक वर्क्स इस्टेब्लिशमेंट्स, पब्लिक वर्क्स इस्टेब्लिशमेंट कौन से होते हैं, पब्लिक वर्क्स इस्टेब्लिशमेंट यानी जैसे कि जो सड़क बनाने का काम करते हैं, ठीक है, उनको पब्लिक वर्क्स कहते हैं। बाकी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे अगर कोई है रिलेटेड टू वर्क चार्ज स्टाफ। वर्क चार्ज स्टाफ क्या होता है, वर्क चार्ज चार्ज स्टाफ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको क्या है कि कुछ काम के लिए ही बुलाया जाता है। जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर को बुलाया कि ये काम करना है, उसके बाद उसको देखो डेली वेजेस पे तो डेली तो रख नहीं सकते उसको, यानी एक रेगुलर एम्प्लॉय तो रख नहीं सकते, क्योंकि जब काम होगा तभी बुलाया जाएगा। तो वर्क चार्ज स्टाफ का मतलब ये है कि काम है, वर्क है, उसके हिसाब से उसको चार्ज किया जा रहा है या उसको पैसे दिए जा रहे हैं। तो जब इस तरीके का काम भी होता है पब्लिक वर्क्स इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और इस तरह का पर्सन जो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले रहा या नॉन गस्टेड पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक पावर इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके अंदर कोई इस तरह का पर्सन है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। कोई माइंस में है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। फैक्ट्रीज है उसमें भी अप्लाई नहीं होगा। कोई फील्ड यूनिट है सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉइंग वर्कमैन गवर्न बाय लेबर्स लॉ, और उसके अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो कि लेबर लॉ से गवर्न होता है। तो यानी बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो उन पर्सन्स को बता रखा है कि इनके ऊपर ये गवर्न जो है कंडक्ट रूल नहीं गवर्न करेगा, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है। तो इस्टेब्लिशमेंट इन प्रोवाइजो टू शैल नॉट इंक्लूड, तो ये इस्टेब्लिशमेंट में ये तो डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रेलवे इस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा, ठीक है। यानी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ऐसे जहाँ पे छोटे मोटे काम इस तरीके कोई लोग कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ये बताया गया है। तो एस्टेब्लिशमेंट में रेलवे एस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर, यानी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है रेलवे के अंदर है इसमें से कोई भी, तो उसकी बात नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी उन्होंने ऊपर कवर कर लिया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे एस्टेब्लिशमेंट जो है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो बताया गया उसमें रेलवे एस्टेब्लिशमेंट नहीं कवर हो रहा। शैल नॉट इंक्लूड एनी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट और एनी ऑफिस मेनली कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजेरियल, सुपरवाइजरी, सिक्योरिटी और वेलफेयर फंक्शन। तो कोई भी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट या ऑफिस जिसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मैनेजेरियल हो, सुपरवाइजरी हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या वेलफेयर का कोई फंक्शन कर रहा हो, तो वो सारे जो हैं वो इन एस्टेब्लिशमेंट में कवर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली देख लिया। इसी बात को मैंने क्या है शॉर्ट में आपको यहाँ बता दें कि अप्लीकेबल किसके ऊपर। तो अप्लीकेबल आपके दो लोगों के ऊपर हो गया, एक तो ये सिविल सर्विस, सिविल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, सिविलियन डिफेंस सर्विस में है, तो ये हो गया। दूसरा कोई टेम्परेली अगर ऐसी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है जिनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा था, और ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तब भी उनके ऊपर जो है उन पर्सन के ऊपर टेम्परेली ट्रांसफर होने के बावजूद भी जो उनके ऊपर पहले अप्लीकेबल था, तो तब भी अप्लीकेबल होगा, चाहे वो रेलवेज में ही क्यों ना चले जाए। और नॉट अप्लीकेबल किन किन के ऊपर है, तो नॉट अप्लीकेबल में आपका हो गया एक ऑल इंडिया सर्विस का, एक अगर प्रेसिडेंट ने बोल रखा है कि जनरल या स्पेशल ऑर्डर से उन पर अप्लाई नहीं होगा, और बाकी ये रेलवे के अंदर तो था ही। और सॉरी, और जो यहाँ पे जिनका नॉन गेस्टेड पोस्ट होल्ड कर रहे हैं 500 पर मेंशन से जो है वो कम तनख्वाह ले रहे हैं,
जबकि ऐसा देखिए, अगर रिसेंटली अगर देखा जाए तो किसी की भी तनख्वाह जो है इससे तो ज़्यादा ही होगी। तो ये थोड़ा एक लग रहा है कि ऑब्सलीट हो गया। ऑब्सलीट मतलब ये जो रूल है इसको थोड़ा अब चाहिए कि मॉडिफाई कर देना चाहिए। तो ये मॉडिफाई नहीं है, लेकिन इसलिए हम क्या इसको पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इन इन जगहों पे जो है आप किसका अप्लीकेबल होगा, किसका अप्लीकेबल नहीं होगा, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका रूल 1 था। इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है उसके बारे में, जीआईडीज के बारे में बात कर लेते हैं। वेदर द सीसीएस कंडक्ट रूल्स अप्लाई टू, अब इनके ऊपर अप्लाई होता है होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। ऑनररी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिविल पोस्ट। ऑनररी वर्कर्स कौन से होते हैं कि जो मतलब एक तरह से मुफ्त में काम करते हैं या बिल्कुल छोटे नॉमिनल अमाउंट पे काम करते हैं। तो उनके ऊपर अगर वो सिविल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो उनके ऊपर ये क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। इफ दैट ऑनररी वर्कर इज पेड एटलीस्ट ए नॉमिनल सैलरी ऑफ ₹1 पर मंथ, अगर उसको ₹1 की भी सैलरी उस सिविल पोस्ट को होल्ड करने के लिए दे रहे हैं, तो ये जो एक तरह से टोकन की तरीके दिया जाता है, उसको जो पैसे दे रहे हैं कि ताकि उसको ₹1 सैलरी देके हम उसको क्या करें, गवर्नमेंट रूल से गवर्न कर लें। तो इसलिए उसको जो है ये नॉमिनल सैलरी दी जाती है। तो अप्लीकेबल होगा अगर उसके ऊपर क्या है, उसको ₹1 की भी सैलरी दे रहे हैं। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू ब्रिंग हिम विद इन द एम्बिट ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। तो सीसीएस कंडक्ट रूल में लाने के लिए ये ₹1 की सैलरी उसको देना जरूरी है। हाउएवर द ऑनररी वर्कर नीड नॉट एक्चुअली ड्रॉ द नॉमिनल सैलरी। तो वो नॉमिनल सैलरी है ₹1 की सैलरी को ड्रॉ करे या ना करे या वॉलेंट्री इसको सरेंडर कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका उसको ₹1 की सैलरी जो जब वो अपॉइंट होता है तो उसको आप क्या करोगे, ये सैलरी उसकी फिक्स करोगे और उसके ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट भी लिखोगी कि उसको नॉमिनल सैलरी ₹1 की दी जा रही है। ठीक है। तो इसलिए जब वो इस तरीके का आप कंडीशन रखेंगे, ये कंडीशन इसलिए क्योंकि वो मास्टर सर्वेंट के, जो हमने अभी एक जजमेंट में देखा था कि मास्टर सर्वेंट का एक रिलेशनशिप लेने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, तो इस वजह से जब उस पर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का तो अपने आप क्या होगा, वो सिविल पोस्ट होल्ड करेगा। तो सिविल पोस्ट होल्ड करने के बाद जब उसका जो सर्विस कंडीशन है उस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो अपने आप ऑनररी पोस्ट के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो ऑनररी वर्कर सिविल पोस्ट पे एम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर भी ये सीसीएस कंडक्ट रूल अप्लाई होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये मैंने बता दिया कि उसके ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर उसको ₹1 की सैलरी दी जा रही है, ये दिखाना पड़ेगा। एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स का अगर कोई एम्प्लॉय हो तो उसके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है जो भी उस स्टैच्यूट के प्रोविजन है। स्टैच्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक अंडरटेकिंग बनाया जाता है तो उसके लिए कोई एक्ट पास करते हैं। उस एक्ट के अंदर लिखा जाता है कि इस तरीके से ये पब्लिक अंडरटेकिंग सेटअप होगा, इसका ये जो है डायरेक्टर होगा, ये इससे मैनेजिंग बोर्ड होगा। तो ये उसके अंदर स्टैच्यूट के अंदर जनरली लिखा होता है। तो स्टैच्यूट में क्या लिखा है, प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा उसके एम्प्लॉय के ऊपर। द स्टैच्यूट में प्रोवाइड फॉर सुटेबल रूल्स बीइंग मेड बाय द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ और बाय गवर्नमेंट। तो स्टैच्यूट के अंदर ये भी दिया हो सकता है कि उसके जो सुटेबल रूल्स है वो कौन बनाएगा। ठीक है। वेयर देर इज नो स्टैच्यूटरी प्रोविजन और बॉडी इज नॉन स्टैच्यूटरी, अगर वहां पे स्टैच्यूटरी प्रोविजन है नहीं है तो उस केस में बता रहे हैं क्या होगा, वुड बी डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो जो एम्प्लॉय है उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंदर क्या टर्म्स है, उस पर डिपेंड करेगा उस केस के अंदर जहाँ पे कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजन नहीं है, यानी कोई एक्ट के तहत उस कॉरपोरेशन को नहीं बनाया गया या उस पब्लिक अंडरटेकिंग को किसी एक्ट के तहत नहीं बनाया गया। तो उस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बॉडी का या पब्लिक अंडरटेकिंग का उस एम्प्लॉय के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। फॉर एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग एंटायरली फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे पब्लिक अंडरटेकिंग या कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से फाइनेंस करती है, तो उस केस में क्या होगा, सीसीएस कंडक्ट रूल भी अप्लीकेबल, उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा। either by a self-contained set of rules under the specific statutory authority for framing such rules or as the term of the contract। तो चाहे वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात मान लें हम कि एज ए टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से,
या जो भी रूल्स फ्रेम होंगे उसके तहत वो गवर्न होगा, लेकिन क्या होगा वहां पे अप्लीकेबल होगा। फॉर एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग कंट्रोल्ड और पार्टली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर कंट्रोल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ हद तक जो है फाइनेंस कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो कह रहे कि कंडक्ट रूल शुड अप्लाई, शुड मतलब अप्लाई होना चाहिए, हो रहा है या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, अप्लाई होना चाहिए विद सच मॉडिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी, यानी वहां पे उस अंडरटेकिंग में बोला जाएगा कि आप इस कंडक्ट रूल को अप्लाई करो, ठीक है। तो अप्लाई करो लेकिन मॉडिफाई करके आप अप्लाई कर सकते हो, ये बताया जाएगा वहां पे। तो देखिए यहाँ पे डाउटफुल हो गया, यानी एक तरीके से डिपेंड करेगा किस तरह की कंडीशन दी गई है उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अगर जो स्टैच्यूट के अंदर यानी उस पब्लिक अंडरटेकिंग जिस एक्ट से गवर्न हो रहा है उसमें लिखा होगा कि ये गवर्न होना चाहिए तो गवर्न होगा। जहाँ पे नॉन स्टैच्यूटरी है तो वहाँ पे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा एम्प्लॉय के बीच में या और उस पब्लिक अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग के बीच में उससे गवर्न होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है वहाँ पे तो पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा, और जहाँ पे थोड़ा पार्टली फाइनेंस कर रही है तो वहाँ पे उनको बोला जाएगा कि भाई आप इस रूल को कंडक्ट रूल को मॉडिफाई करके इसको अप्लाई करो। तो ये जो है अलग अलग इसके सब कंडीशंस हो गए, ठीक है। अगला क्या है, मेंबर्स ऑफ कमेटी कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है किसी कमेटी या कमीशन के लिए किसी मेंबर को अपॉइंट कर रही है तो उनके ऊपर ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इसमें ये बोला गया कि वेयर द इंटेंशन इज दैट पर्सन टू बी अपॉइंटेड शुड बी गवर्न बाय द सेंट्रल सिविल यानी सीसीएस कंडक्ट रूल, द अपॉइंटमेंट शुड बी मेड टू ए स्पेसिफिक सिविल सर्विस और पोस्ट। तो यानी अगर हमारी इंटेंशन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि भाई इसके ऊपर ये कंडक्ट रूल अप्लाई होने चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको एक सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पे अपॉइंट करेंगे। और अगर इंटेंशन ये है, इफ द इंटेंशन इज दैट द सेड रूल्स शुड नॉट अप्लाई, और अगर इंटेंशन ये है कि उसके ऊपर ये अप्लाई ना हो, तो पर्सन कंसर्न शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू एनी सेंट्रल सिविल सर्विस और पोस्ट, तो उसको फिर सेंट्रल सिविल या पोस्ट पे अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो उसको अपॉइंट किस पे करेंगे फिर, तो उसको हम क्या करेंगे, शुड बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन और मेंबर ऑफ द कमीशन और कमेटी, तो उसको चेयरमैन या मेंबर हम अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट रेफरेंस टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट, और उसको हम कोई लेकिन सिविल सर्विस या किसी पोस्ट पे नहीं रखेंगे, यानी किसी ऐसी पोस्ट पे नहीं रखेंगे जो सिविल सर्विस की हो या पोस्ट हो। और उसको जो ऑनरेरियम देंगे वो क्या देंगे, उसको ऑनरेरियम देंगे, लेकिन क्या करेंगे उस सिविल पोस्ट की ऑन जो भी पे है उससे कम ही देंगे, बहुत नॉमिनल देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया कि अगर कोई पर्सन जो कि नॉन ऑफिशियल स्टेटस चाहता है और नहीं चाहता कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाए, नहीं अपने को गवर्नमेंट सर्वेंट मनवाना चाहता, तो उसको जो रिम्यूनरेशन देंगे यानी उसको जो पे देंगे उसको ऑनरेरियम के की तरह देंगे और बहुत नॉमिनल देंगे, यानी उस पोस्ट की अगर पे जो है सिविल सर्विस पोस्ट की जो पे है वो उतनी नहीं देंगे, उससे बहुत कम देंगे, ताकि वो जो है वो उसको क्योंकि उसने बोला है कि उसे सिविल सर्विस का और या सिविल पोस्ट को होल्ड नहीं करना है और ये कंडक्ट रूल्स को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवाना है, इस वजह से। अगला जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट, अगर हाँ पोस्ट और टेलीग्राफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा या नहीं होगा इसके बारे में बात करें, तो इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। इनके ऊपर अप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था इसमें बताया गया था कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर से किस कैटेगरी के एम्प्लॉय के ऊपर इसको मना कर सकते कि ना अप्लाई हो, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्ट और इसमें टेलीग्राफ में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट्स हैं इनके लिए प्रेसिडेंट ने जो है अलग रूल्स बना रखे हैं, तो इसी वजह से इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो नॉट अप्लीकेबल का रीजन ये है। पर्सन अपॉइंटेड एज पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर एक्सेट्रा हुज टेनर इज को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में मेंबर होते हैं और जब मिनिस्टर चले जाते हैं उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके साथ ही उनका टर्म जो है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसी पोस्ट को क्या बोला गया है, ऐसी पोस्ट को
सिविल पोस्ट बोला गया है, यानी जो पर्सनल स्टाफ है, मिनिस्टर हो, डिप्टी मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो, इनके जो भी पर्सनल स्टाफ है, इनको ये माना गया है कि वो एक सिविल पोस्ट को होल्ड करते हैं। और जब सिविल पोस्ट कोई होल्ड करेगा, और ये क्योंकि यूनियन यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स यानी काम काज के रिगार्डिंग इन्होंने सिविल पोस्ट होल्ड की है, तो अपने आप ही जो आपका ऊपर रूल था वो अप्लाई हो जाएगा, और इनके ऊपर ये कंडक्ट रूल जो है वो अप्लाई करेगा। तो इसलिए इनके ऊपर, ऐसे पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कई बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ये पूछा गया है कि जो स्टाफ होता है मिनिस्टर का या डिप्टी मिनिस्टर का, उनके ऊपर ये अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एम्प्लॉयज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स। अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब यानी एक्ट से कोई गवर्न नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंटल कैंटीन है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कैंटीन है, उसके एम्प्लॉयज हैं, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस दे दिया गया है। तो 1/10/1991 से इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस दे दिया गया है। इस वजह से इनके ऊपर गवर्नमेंट के जितने भी कंडीशंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सब अप्लाई होंगे। तो with effect from 1/10/1991, the employees serving in a non-statutory registered department canteen tiffin rooms have been declared as government employee and have been extended all benefits as are available to other government employees of comparable status। ठीक है, ड्यू टू दिस चेंज इन स्टेटस, तो ये जो स्टेटस आया इसके अंदर चेंज, फुल फ्लैज गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए वो, तो उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली जो है वो अब सीसीएस कंडक्ट रूल के गवर्न हो जाएंगे, उससे उसके परव्यू में आ गए हैं। ठीक है, तो यही आपके इंपॉर्टेंट जीआईडीज है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ये इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं रूल 2 की। तो जैसे कि मैंने बोला था कि रूल 2 के अंदर डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस का क्या रोल होता है? रोल ये होता है कि इस पूरे रूल के अंदर जहां पे भी ये द गवर्नमेंट होगा, उसका मीनिंग क्या लेना है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसी तरह से इस पूरे रूल के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट का मीनिंग क्या होगा ये भी डिफाइन किया गया है। और तीसरा, मेंबर्स का मीनिंग क्या होगा, पूरे जितने भी आगे रूल्स पढ़ेंगे, या जो जहां पे भी मेंबर्स ऑफ फैमिली लिखा होगा तो उसके अंदर मेंबर्स में कौन कौन मेंबर्स होंगे तो ये सारी बातें जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्लॉज ए बोलता है कि द गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी गवर्नमेंट लिखा हुआ आएगा आगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो सीसीएस कंडक्ट रूल है वो किसके लिए लागू हो रहा है? अफेयर्स ऑफ यूनियन के रिस्पेक्ट में लागू हो रहा है, यानी यूनियन के जो काम काज है उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं, जो सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं, उनके ऊपर ये कंडक्ट रूल की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट की कोई बात नहीं होगी, जहां पे भी द गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या होगा? तो गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होगा एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन। तो बात समझ में आ गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनके ऊपर ये सीसीएस कंडक्ट रूल जो वो अप्लाई होता है। उसके बाद उनमें और कौन इंक्लूड होगा? क्योंकि जैसे कि हमने देखा था किस किस के अप्लाई होता है, तो सिविलियंस इन डिफेंस के ऊपर अप्लाई होता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अंदर ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये जो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे, ये छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन बना के एग्जाम में दिया जा सकता है। तो ये बताया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसमें भी सोच लेते हैं हम एक बारी। A government servant whose services are placed at the disposal of a company, corporation, organization or a local authority by the government। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, अब गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने पढ़ी ना कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या किया, किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन या लोकल किसी अथॉरिटी में भी क्या कर दिया, उसको वहां पे प्लेस कर दिया कि भैया आपको ये काम यहाँ पे रह के करना है, तो उनको क्या माना जाएगा? डीम टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उनको भी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा, सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही वो काम कर रहे, यही माना जाएगा। नॉट स्टैंडिंग दैट, ये होते हुए भी
कि हिज सैलरी इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जनरली आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, लेकिन उसको क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन या लोकल अथॉरिटी के पास भेज दिया। उसकी जरूरत थी, वहाँ पे जरूरत क्या हो सकती है, मान लो गवर्नमेंट ने अपना कोई एम्प्लॉय वहाँ पे पर्सन बिठाया ताकि उसके जो भी बिजनेस है, कॉर्पोरेशन बिजनेस, वो कॉर्पोरेशन बिजनेस भी हो सकता है, या उसका कोई जो भी काम काज है उस पर निगरानी रखनी है, उसको देखना है कि सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानने का मतलब क्या है, डीम टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डीम्ड इसलिए माना जा रहा है उसको क्योंकि अब जब माना जाएगा तो उसके ऊपर कंडक्ट रूल भी अप्लाई हो जाएगा। तो पर्पज यही है कि उसके ऊपर वहां पे कंडक्ट रूल अप्लाई होगा, और जब वहां पे भी कॉरपोरेशन में भी है या कंपनी में भी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन भी है और गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजा गया है, किसने, गवर्नमेंट ने ही भेजा है, तो भी उसके ऊपर कंडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो ये भी एक तरीके का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कैटेगरी बता दी कि इन इन 3-4 कैटेगरी लिख दी, इनमें से इनके ऊपर अप्लाई होगा नहीं होगा, और दे दिया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या किया हमने, ट्रांसफर करके भेज दिया एक कंपनी, कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको आप नज़र में रखें, अपने अपने ध्यान में रखें। उसके बाद मेंबर्स ऑफ फैमिली में कौन कौन से डिफाइन कर दिया कि कौन कौन इंक्लूड होंगे। तो इन रिलेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है उसके रिलेशन में इंक्लूड्स, यानी फैमिली मेंबर्स में किसको इंक्लूड किया कर रहे हैं, द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मेल है तो उसकी वाइफ, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, वेदर रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। तो चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, वो अपने स्पाउस के साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसका फैमिली मेंबर माना जाएगा। बट डू नॉट इंक्लूड, लेकिन कौन इंक्लूड नहीं होगा, ए वाइफ और हस्बैंड सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर हस्बैंड और वाइफ जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसका जो भी स्पाउस था, उसके साथ उसका कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट के बाद वो कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके उन्होंने सेपरेशन मांग लिया। तो जब सेपरेशन ले लेते हैं तो सेपरेशन में क्या बोला जाता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है जो अलग अलग इस पीरियड के लिए रहेंगे, वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, जितना भी टाइम होगा वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोर्ट बोल देता है। तो इस तरीके से उनको क्या किया, अगर कोर्ट की डिक्री ने, डिक्री मतलब उनका ऑर्डर, ऑर्डर या डिक्री, ऑर्डर एक जजमेंट होता है और डिक्री एक पेज की होती है जो बाद में दी जाती है, यानी कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो एक जजमेंट सुनाया जाता है, उसके बाद एक पेज की डिक्री होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये काम करना है, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया हो या डिक्री पास कर दिया हो और उससे क्या कर दिया हो, गवर्नमेंट सर्वेंट को और उसके स्पाउस को यानी हस्बैंड या वाइफ को सेपरेट कर दिया है, तो तब उस केस में वो फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा जो सेपरेटेड है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो भी सेपरेटेड स्पाउस होगा वो उसका फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। सन और डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम। तो इंक्लूड और किसको किया जा रहा है, कोई सन हो, डॉटर हो, स्टेप सन या स्टेप डॉटर हो, उन सबको भी इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, होली डिपेंडेंट ऑन हिम, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट भी होना चाहिए, यानी जो बच्चा है, डॉटर हो या स्टेप डॉटर हो, सन हो या स्टेप सन हो, वो फैमिली का मेंबर तभी माना जाएगा जब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा, ये कंडीशन है। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन किसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ए चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड, चाइल्ड है, स्टेप चाइल्ड है, हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट। तो अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा कि उसकी फैमिली का मेंबर है। ऑफ हुज कस्टडी द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन डिप्राइव्ड बाय और अंडर द लॉ, या उसकी कस्टडी को क्या कर दिया, किसी कोर्ट ने डिनाई कर दिया या डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव करने का मतलब जैसे कभी क्या होता है, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, फैमिली डिस्प्यूट में कोर्ट के पास जाते हैं कि मुझे इसका जो है कस्टडी चाहिए इस बच्चे का, तो कोर्ट जब उसकी कस्टडी आपको डिनाई कर देगा, ऑर्डर पास कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो है वो बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी, और बच्चे की कस्टडी नहीं मिली बाय लॉ, बाय यानी कोर्ट ऑर्डर, तो उस केस में वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, आपका फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। एनी अदर पर्सन रिलेटेड बाय, और कौन इंक्लूड हो सकता है, ये तो हो गया कि किस कौन इंक्लूड नहीं हो सकता था।
बच्चे तो वैसे इंक्लूड होंगे अगर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, लेकिन उनमें से ऐसे बच्चे जो डिपेंडेंट नहीं है वो इंक्लूड नहीं होंगे, और ऐसे बच्चा जिसकी कस्टडी आपको डिनाई कर दी गई, कोर्ट ने कुछ डिनाई कर दी, इसको नहीं मिलेगी, तो वो उनके ऊपर अप्लाई, ये यानी फैमिली मेंबर वो नहीं रहेंगे आपके। एनी अदर पर्सन रिलेटेड बाय, उसके अलावा देखिए जो इमीडिएट फैमिली होती है वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो डिपेंडेंट हो, रिसाइडिंग हो या नहीं हो, उसकी कंडीशन नहीं है, वो तो उसके ऊपर फैमिली मेंबर माने ही जाएंगे। सिर्फ कंडीशन क्या है, सेपरेटेड नहीं होने चाहिए। ऐसे ही बच्चों के अंदर डिपेंडेंट होना चाहिए, और तो उस केस में तो माना जाएगा, लेकिन अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली मेंबर नहीं है, उसकी कस्टडी डिनाई कर दी तो फैमिली मेंबर नहीं है। उसके अलावा जो पास के बाद दूर की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई ब्लड या मैरिज से रिलेटेड है, ब्लड का मतलब आपका भाई है, बहन है, और मैरिज, मैरिज का मतलब आपका जो मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, साली हो सकती है, साला हो सकता है, ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है, तो ये ब्लड या मैरिज से रिलेटेड हो, और द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो, तो दोनों की बात कर रहे हैं, एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ब्लड और मैरिज से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, उसके बाद पूरी तरह से उस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट भी होना चाहिए, तो ऐसे लोग भी क्या होंगे, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो टोटल कैटेगरी है जो इंक्लूड हो रहे फैमिली की डेफिनेशन के अंदर, वो कौन हो गया, आपके वाइफ हस्बैंड, चाहे रह रहे हो साथ में ना रह रहे हो, सन डॉटर स्टेप डॉटर पूरी तरह से जो डिपेंडेंट है, एनी अदर पर्सन, और दूसरा पर्सन जो ब्लड से हो या मैरिज से हो, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, तो भी उनके ऊपर क्या है, वो फैमिली की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो नॉन इंक्लूडेड की डेफिनेशन में कितनी कैटेगरी होगी, उसमें भी 3 कैटेगरी होगी। उसमें कौन हो गया, अगर हस्बैंड वाइफ जो है डिग्री से सेपरेटेड थे, तो उस केस में जो फैमिली का पार्ट नहीं रहेंगे। सन डॉटर जो थे डिपेंडेंट नहीं है, वो भी पार्ट नहीं रहेंगे, और सन डॉटर ऐसे जिसको कोर्ट ने मना कर दिया बाय डिक्री या ऑर्डर, बाय लॉ मना कर दिया। तो 3 कैटेगरी ऐसी जो फैमिली की डेफिनेशन में आ रहे हैं, और 3 कैटेगरी ऐसे जो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल 1 और रूल 2 हमने डिस्कस किया, और अब हम बात करेंगे रूल 1 और 2 के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने से क्या होता है, आपको आइडिया रख जाएगा कि जो आपने समझा है अभी वो आपको कितना समझ में आया और कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हम रूल 2 तक ही डिस्कस करेंगे, रूल 3 क्योंकि बड़ा है तो उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, उस पर काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस जो आपके रूल 1 के लिए आए हैं, 1 में आए हैं, क्वेश्चन आया कि द प्रोविजंस ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 डू नॉट अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। तो इनमें जो कैटेगरीज के एम्प्लॉयज दे रखे इनमें से किसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, आपको ये टिक करना है। डिफेंस सिविलियन हुज सैलरी इज पेड फ्रॉम द डिफेंस बजट, डिफेंस सिविलियन की बात कर रहे हैं जिसकी सैलरी जो डिफेंस बजट से पे किया जा रहा है। मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द यूनियन टेरिटरीज, अगर कोई मेंबर है ऑल इंडिया सर्विस का तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, यानी आपको इसमें से चूज करना है कि किसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। पर्सन अपॉइंटेड एज पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर whose tenure is co-terminus with the term of office of minister, तो पर्सनल स्टाफ मिनिस्टर का जिसका जो टर्म है मिनिस्टर के टर्म के साथ खत्म हो जाएगा वो। एम्प्लॉयज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट कैंटीन, तो नॉन डिपार्टमेंट जो कैंटीन है नॉन स्टैट्यूटरी वाला उसके एम्प्लॉयज़ हैं, तो इनमें से किन किन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, एक ही आंसर है और उस पर बताना है कि इन पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कमेंट करके आप बताएंगे। आपको 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, रूल 1 के 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और रूल 2 के आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि रूल 1 का क्या आंसर था, रूल 2 का क्या आंसर था, इस तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एंड में बाद में ही आपको जब ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, यानी इस रूल्स खत्म हो जाएंगे कंडक्ट रूल के, तो उसके बाद लास्ट में ही आपको बताऊंगा या कमेंट करके आपको मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन सेकंड क्या है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 एप्लीकेबल। अब ये एप्लीकेबल इनमें से चारों में से किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन आया था। ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है। ए पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस, अगर ऐसा पर्सन जो सिविल सर्विस में अपॉइंट हो रहा है। ए मेंबर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अगर कोई मेंबर है इंडियन आर्म फोर्सेस का तो उसके ऊपर अप्लाई होगा नहीं होगा। ए मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस,
ऑल इंडियन सर्विस का मेंबर, तो उस पर अप्लाई होगा नहीं होगा आपको बताना है। ए सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज, तो इन चारों में से किनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, करेक्ट आंसर चूज करके यहाँ पे से आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 या 2 दे रखा है, 1 और 3 दे रखा है, 3 4 दे रखा है, 1 4 दे रखा है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इनमें से दो ही जो है ऐसे हैं जिनके ऊपर अप्लाई होगा। देखिए एग्जाम में जब अपीयर होते हैं तो ये ऑप्शन क्या दे रखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कभी कभार ऑप्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा लेकिन एग्जाम में जब आप अपियर हो रहे हैं तो इस तरीके के ऑप्शन भी आपको हेल्प कर सकते हैं करेक्ट आंसर को डिराइव करने में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 अप्लाई टू, तो यहां पे भी बताना है किनके ऊपर अप्लाई होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस और ए पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन, सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज, member of all India services, a holder of any post under the administrative control of railway board और फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवेज। तो इनमें से चूज करके बताना है कि आपको क्या आंसर इसमें से हो सकता है। 1 2 है, 1 ओनली है, 3 4 है या 4 है। तो ये आपको, ये 3 क्वेश्चन है जो रूल 1 में से आपको करने हैं और करके कमेंट करना है कि आपको इनमें से क्या क्या आंसर होगा। रूल 2 की बात कर लेते हैं। रूल 2 के तहत जो फैमिली की डेफिनेशन थी वो थी मेन, तो उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन यानी आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। तो कौन कौन मेंबर की, जो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में नहीं आते वो बताना है। वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हस्बैंड और वाइफ अगर वो साथ में रह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के तो वो इंक्लूड होंगे नहीं होंगे, आपको बताना है। नॉट इंक्लूडेड, कौन इंक्लूडेड नहीं है, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है उसके बारे में बताना है। वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो दोनों में सेम है, इसमें सिर्फ बताया कि रिसाइड करता ही नहीं करता। इसमें बोला कि अगर रिसाइड नहीं करता तो सन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट का सन जो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होली डिपेंडेंट ऑन हिम, तो स्टेप डॉटर अगर पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो इसमें से आपको बताना है कि किन किन के ऊपर ये जो है, जो कौन कौन से हैं जो फैमिली मेंबर नहीं बनेंगे। इन कंटेक्स्ट ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 मेंबर्स ऑफ फैमिली डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन से जो है फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड, चाइल्ड नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टेप्सन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होली डिपेंडेंट ऑन हिम। तो आप सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से, इसमें तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, 1 4 भी है, 2 3 भी है, 3 4 भी है और 1 2 3 4 भी है। तो आप इसको चूज करके जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल मेंबर्स ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स, तो कौन कौन जो है फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में आएंगे। वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी, चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड इवन इफ नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, चाइल्ड हो स्टेप चाइल्ड हो, चाहे वो इफ इवन इफ नॉट, चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो। सन और डॉटर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी इवन इफ सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट बाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो हस्बैंड वाइफ जो तब भी, मतलब वो कह रहे हैं कि इवन एज द केस में भी इवन इफ द सेपरेट, अगर सेपरेटेड है तब भी वाइफ और हस्बैंड उसकी डेफिनेशन में आते ही नहीं आते, आपको चूज करके इनमें से बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके रूल 1 के और 3 क्वेश्चन रूल 2 के, ये जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे, आपको मैंने ये बता दिया ताकि आप इस पर सोच सकें और सोच के इसका जवाब जो है आप दे सकें। ठीक है, तो ये हम अभी जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं थोड़ा स्लो चल रहे हैं, स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और धीरे धीरे जैसे आपको एक डेवलपमेंट हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग की कि रूल किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं, तो उस तरीके से हम आगे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।